हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का, उससे हम क्या समझते हैं पहले तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, पहले लाइन बाय लाइन और उसके बाद मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँगी जो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, जब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, द सोल्यूट कैन बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। और सोल्यूट कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। अब जो सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड, गैस और गैस मतलब सॉल्यूशन गैस का लिक्विड के अंदर, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो सोल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। वो हमने डिस्कस किया था पहले। अब हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्यूशन है लिक्विड्स का और सॉलिड्स का लिक्विड के अंदर, मतलब सोल्यूट क्या क्या होगा, एक तो लिक्विड एक सॉलिड। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। Such solutions may contain one or more volatile component। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट क्या होगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल वो होता है जो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर की गोली देखी होंगी ना आपने, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखना, वो एकदम से सब्लाइम हो के क्या हो जाएगा, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी सॉलिड से। तो ये होता है वोलेटाइल। अब जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल लिया जाएगा। तो जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी किसकी, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, एक सोल्यूट और एक हमारा सॉल्वेंट। The solution containing two components, namely the solution of liquid in liquid और solid in liquid। अब हम है ना दो केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। और सेकंड केस होगा सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब सोल्यूट को हम कंसीडर करेंगे सॉलिड और सॉल्वेंट होगा हमारा लिक्विड। आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें बता रखा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जब हम वेपर प्रेशर देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जैसा कि अभी बताया था, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द टू कंपोनेंट सेट्स 1 and 2। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो बाइनरी सॉल्यूशन है ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड है, उसके दो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब दोनों को हम अलग अलग नाम रख देंगे, एक का नाम रख दिया हमने 1, एक का नाम रख दिया हमने 2। ठीक है, when taken in a closed vessel both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase। अब हमने क्या किया, पहली बात तो दो कंपोनेंट लिए, ठीक है, जिसका नेम 1 और 2 से कर दिया। अब क्या करना है, हमें एक क्लोज्ड वेसल लेना है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को है ना इवापोरेट करेंगे, मतलब नीचे से हीट देंगे ना, तो इवापोरेट मतलब वो भाप वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भाप बनते बनते इक्विलिब्रियम आ जाएगा, किसके किसके बीच में, वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़। मतलब कुछ लिक्विड जो बीकर के अंदर रह गया और कुछ जो वेपर बन गया। ठीक है, अब हमें लेट करना है कि जो टोटल प्रेशर है इस स्टेज के ऊपर वो क्या होगा, पी टोटल। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर का क्या होगा, पी टोटल। और P1 और P2 क्या होंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के।
क्योंकि हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, दो कंपोनेंट है, पहला था 1, दूसरा था सेकंड। अब दोनों के अलग अलग प्रेशर भी होंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1 और 2 के। अब पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2। और जो पार्शियल प्रेशर होंगे ना वो रिलेट होंगे मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि हेनरी लो ने भी यही बोला था कि जो मोल फ्रैक्शन मतलब जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के। तो इसमें ये बोला है कि जो इनके पार्शियल प्रेशर है वो रिलेट होंगे मोल फ्रैक्शन x1 और x2 के इन 1 और 2 कंपोनेंट्स के रिस्पेक्टिवली। द फ्रेंच केमिस्ट फ्रांकोइस मार्टे रोल्ट, मतलब रोल्स लो जिसे हम बोलते हैं, तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। 1886 ये इनका बर्थ ईयर है। इन्होंने दिया था गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम, मतलब इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था इनके बीच में। किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर और मतलब वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन टर्म्स के बारे में बताया था इन्होंने। तो जो रिलेशनशिप है इज़ नोन एज रोल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? रोल्स लॉ। और रोल्स लॉ की अब डेफिनेशन बताई जा रही है कि रोल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि एक सॉल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब वोलेटाइल लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन, the partial vapor pressure of each component of the solution directly proportional to the mole fraction present in the solution। तो इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे ना वोलेटाइल लिक्विड्स का, वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो इवापोरेट हो गए, वेपर बना सकते हैं अपने, जैसे कि वाटर हो गया, उसे हम बॉईल करते रहेंगे तो क्या होगा? वो वेपर फेज में चला जाएगा ना, भाप बन जाता है। तो वही होता है वोलेटाइल लिक्विड, जो कि इवापोरेट हो जाए और वेपर फेज में चला जाए। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड हैं, और क्या होगा, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना हर कंपोनेंट का ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने अपने मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 कंपोनेंट 1, अब दो कंपोनेंट थे तो पहले को कंपोनेंट के बारे में देखते हो। तो P1 जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1। इसका मतलब है जो पार्शियल वेपर प्रेशर पहले कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना उसका इक्वल का साइन लाने के लिए हमें क्या करना होता है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली टर्म को। तो इसमें राइट साइड क्या है? मोल फ्रैक्शंस है। तो इसके अंदर क्या हो गया? इक्वल का साइन आ गया और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है P01, ठीक है, वेयर P01। अब P01 क्या है? ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट 1 का, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अब सिमिलरली जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें भी यही होगा कि जो P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x2 के, क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इक्वल टू का साइन लाना है तो हमने क्या करना है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और वो कांस्टेंट होगा हमारा P20 या फिर P02 हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब P02 रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 2 का। अब क्या बोला है इसने? डाल्टन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लो पार्शियल प्रेशर, मतलब डाल्टन्स के लो कि कौन सा लो? पार्शियल प्रेशर का। उसने क्या बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन ओवर द सॉल्यूशन फेज इन अ कंटेनर, सॉल्यूशन फेज कंटेनर के अंदर, वो सम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। मतलब जो P टोटल होगा ना वो कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर प्लस में कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर, वो होगा सम, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट प्रेजेंट थे
और दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम क्या होगा, पी टोटल। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 वी गेट, इसका है ना एग्जाम्पल देखो, जैसे आप दो भाई बहन हो, ठीक है, आपने शरारत कर दी एक कमरे में, मतलब घर में सिर्फ आप दोनों थे, आपके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, आपने क्या किया, पूरी तोड़ फोड़ मचा दी। तो घर वाले वापस आएंगे, फिर देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। सेम इसमें है, अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है P1 और P2, तो वेपर किस चीज़ का बनेगा, दोनों ही कंपोनेंट का बनेगा ना। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2। जैसे दोनों भाई बहन रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, वैसे इसमें दोनों प्रेशर, मतलब दोनों कंपोनेंट के प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो P टोटल होगा P1 प्लस P2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू ऑफ P1 प्लस P2 की। P1 और P2 की वैल्यू क्या थी, ये देखो, ये थी 1.12। P1 इक्वल था P01 x1 के और P2 इक्वल था P20 x2 के। अब इस वैल्यू को इसके अंदर रख दो, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के अंदर रख दी, तो क्या हो गया, P टोटल क्या हो गया, x1 P01 प्लस x2 P02, ठीक है। अब हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, मैथ्स में निकालते हो ना। अब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो सेम यही है, x1 की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस x2, बाकी सारा सेम है। अब क्या करना है हमें, P01 प्लस P02 माइनस P01 x2, इसमें हमने क्या किया, x2 को कॉमन रख लिया एक तरफ, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन आ गई। अब इससे कंक्लूज़न क्या क्या ड्रॉ हुए, क्योंकि हर इक्वेशन के बाद उसका कंक्लूज़न होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम ये कर क्यों रहे थे, अब तक पढ़ क्यों रहे। तो इससे क्या क्या कंक्लूज़न हमें मिले, इससे एक कंक्लूज़न तो ये था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो रिलेट हो सकता है किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट से, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन वेरी करेगा लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब x2 की वैल्यू आई थी ना, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो लीनियरली वेरी भी किसके साथ करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के, क्योंकि x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 था ना। अब देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम प्योर कंपोनेंट 1 और 2 के वेपर प्रेशर को देखते हैं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन से। अब जो फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 था ना, तो 1 का फ़र्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये बोल रहा है ये A plot of P1 or P2 versus the mole fraction x1 x2 for a solution gives a linear plot। जैसा कि 1.3 के अंदर हमने देखा है कि अगर हम एक प्लॉट, मतलब एक ग्राफ बनाएंगे ना P1 और P2 का, इससे वर्सेस x1 और x2, मतलब पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ हम एक ग्राफ करेंगे, तो उसको क्या होगा, लीनियर प्लॉट आएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये लीनियर प्लॉट आता है। These line 1 and 2 pass through the point 4 which x1 and x2 are equal to unity। मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे ना 1 और 2, ये कहाँ से पास होंगे, वहाँ से पास होंगे जहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी 1 के, ठीक है। x1 एंड x2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो प्लॉट लाइन 3, मतलब जो ये लाइन 3 लिख रखी है ना,
वो किस चीज़ को दिखाती है कि जो टोटल प्रेशर था हमारा x2 मोल फ्रैक्शन के, वो भी लीनियर होगा क्योंकि डिपेंड तो कर रहा है ना डायरेक्टली। तो जो मिनिमम वैल्यू है टोटल प्रेशर की वो है P01 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है P02। अब देखो इस ग्राफ के अंदर लेफ़्ट साइड में है ना P01, ये नीचे है इसकी वैल्यू, तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी P टोटल की। और जब हम राइट में जा रहे हैं ऊपर लिख रखा है P02, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम जा चुकी है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी P02। ये बताया है इसके अंदर। अब क्या था, द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, अज्यूमिंग दैट द कंपोनेंट 1 इज़ लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो कंपोनेंट 1 है ना वो कम वोलेटाइल है सेकंड से, तो पार्शियल प्रेशर सेकंड का ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर 1 से। इसमें है ना ये कन्फ्यूज़न आती है बच्चों के माइंड में कि ये बोल क्या रखा है, ये समझ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं लेकिन इजी भी हैं एक बार समझ में आने के बाद। तो ये बोल रखा है जैसे दो कंपोनेंट थे अपने, एक तो वो था जिसकी भाप ज़्यादा बनती है, वोलेटाइल का मतलब वो होता है जो वेपर फेज में ज़्यादा जा सके, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में भाप ज़्यादा बने, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। अब वो ऑयल एक दूसरा कंपोनेंट मान लो ऑयल है, दूसरे के वेपर कम बनेंगे पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाटर के ज़्यादा बन रहे ऑयल के कम बन रहे, तो इसमें हमने मानना है कि एक कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 के, ठीक है, कंपोनेंट 1 को ऑयल मान लो, कंपोनेंट 2 को मान लो आप वाटर। तो जो पार्शियल प्रेशर हो वो किसका ज़्यादा होगा, वो उसी का ज़्यादा होगा जिसके वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है, जो ज़्यादा भाप बना रहा है उसी का तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना। तो P02 का प्रेशर ज़्यादा है P01 से। अब जो कंपोजिशन है वेपर फेज का इक्विलिब्रियम के अंदर विद द सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कि जो कंपोजिशन है वेपर फेज का इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्यूशन के साथ वो डिटरमाइन किससे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट का उससे ही तो डिटरमाइन किया जाएगा। अब जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, उनमें से ये देखना हो कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है कौन नहीं, तो आपके टीचर एक टेस्ट करते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा आए वो इंटेलिजेंट, जो नहीं ले पाया वो कम। तो इसी से तो हमारी रैंक निकलती है कि फर्स्ट कौन आया क्लास में, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो सेम इसी में है, जो ज़्यादा मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, जो ज़्यादा पेपर बनाएगा, और जो कम बनाएगा उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, सिंपल। If y1 and y2 are the mole fraction of component 1 and 2 respectively in the vapor phase, अब क्या करना है, हमने एक सॉल्यूशन मान लिया जिसके अंदर क्या होगा y1 और y2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और 2 के रिस्पेक्टिवली वेपर फेज के अंदर। अब तक हम मान रहे थे x1 और x2 मोल फ्रैक्शन, लेकिन वैल्यू तो कुछ भी मान सकते हैं ना, x1 मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ मानो, बस सिंपल समझ में आना चाहिए कि जो वेपर पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, बस ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब जो y1 और y2 है मोल फ्रैक्शन मान लिए कंपोनेंट 1 और 2 के, ठीक है, कहाँ पे, वेपर फेज के अंदर। ये सारा खेल ही वेपर फेज का है क्योंकि हम वेपर पार्शियल मतलब वेपर फेज का पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए। अब देन यूजिंग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, मतलब डाल्टन लॉ ने क्या बोला था कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर वो किस पे डिपेंड होगा, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल और P2 होगा y2 इंटू पी टोटल, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन क्या बोल दी इसने, Pi इज इक्वल वाई आई इंटू पी टोटल। पी टोटल क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर, और y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ith टर्म का, मतलब कितने भी ज़्यादा टर्म हो उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली मतलब इक्वल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर के, कितने मतलब जितने ith कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके। तो ये थी आपकी थ्योरी।
अभी ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कंबाइन करवा दूँगी मैं सारे, हेनरी लो के भी और इसके भी। तो आगे क्या दे रखा है, रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब रोल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस माना गया हेनरी लॉ का। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या बोलता है कि जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो कैसे दिया जाएगा, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। ठीक है, इस इक्वेशन से दिया जाएगा, जो कि ऊपर समझा के लाई हूँ मैं अभी। इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब अब हमें क्या मानना है, सॉल्यूशन मानना है गैस का लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब तक हम मान रहे थे लिक्विड इन लिक्विड, अब हमें मानना है गैस इन लिक्विड। अब क्या है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस, मतलब एक कंपोनेंट तो इतना वोलेटाइल है क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है गैस की फॉर्म में। अब जैसे हाइड्रोजन गैस डाल दो आप वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, गैस फॉर्म में होगी ऑलरेडी, तो वो वोलेटाइल है ही भाई, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, हमने पहले भी देखा है कि इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ विच स्टेट्स दैट, मतलब गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमने देखी है ना हेनरी लॉ में, जिसने ये बताया था कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होगा हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन उस गैस का। ठीक है, अब हम अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, रोल्स लॉ की इक्वेशन और हेनरी लॉ की, हम देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वेपर या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट या फिर गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन के अंदर। ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम P01। Thus, Rolle's law become a special case of Henry's law in which KH become equal to P01। सीधी सी बात है, हेनरी लॉ ने भी यही बोला था कि वह पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। रोल्स लॉ ने भी यही बोला, पार्शियल प्रेशर, इसने वेपर की बोल दी, वेपर का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के। मतलब दोनों ने लिखा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग लिख दिए। हेनरी था, उसने KH दे दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और रोल्ट ने क्या कर दिया, P01 दे दिया। बस इसी वजह से क्या होगा, रोल्स लॉ को हम स्पेशल केस मानते हैं, किसका, हेनरी लॉ का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, KH इक्वल हो जाता है P01 के। तो आज के लिए इतना ही, अगला कार्य हम अगले लेक्चर में। समझ में आए तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ चेंज चाहते हो वीडियो के अंदर, तो वो भी बताना। ठीक है, थैंक यू।